नमस्कार। आज के इस वीडियो कॉलम में आपका स्वागत है। नेशनलिस्ट व्यू के इस वीडियो कॉलम में आज हम लगभग 300 साल पुराने एक ऐसे इतिहास की बात करेंगे या ऐसे ऐतिहासिक घटनाक्रम की बात करेंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि अफगानिस्तान के अंदर ये जो तालिबान को लेकर सारी गतिविधियां चल रही हैं और क्यों अफगानिस्तान के अंदर इतना कॉन्फ्लिक्ट है, क्यों अफगानिस्तान के अंदर आपस में इतना एक गृह युद्ध की स्थिति हम देख रहे हैं कई दशकों से बनी हुई है और अब तालिबान नाम की एक कट्टर इस्लामी संस्था को जो है पूरी सत्ता एक तरीके से सौंपने का प्रयास किया जा रहा है और यहाँ तक कि अमेरिका और रूस दोनों ही जो कभी उसके कट्टर विरोधी रहे आज उसको बैक कर रहे हैं। और इसमें भारत के लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि तालिबान अगर अफगानिस्तान के अंदर आ जाता है तो संभवतः भारत के लिए उतनी अनुकूल परिस्थितियां नहीं होंगी और अभी जिस प्रकार आगे विश्व का घटनाक्रम चलेगा वह तो हम देखेंगे, लेकिन ये सारी परिस्थितियां कहाँ से उपजी हैं इसको समझने के लिए अफगानिस्तान के लगभग 300 साल पुराने इतिहास पर जाना जरूरी है। तो हम कुछ दिलचस्प घटनाएं आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये जो गृह युद्ध की स्थिति है अफगानिस्तान में, ये इसकी जड़ें कहाँ पर हैं। हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में मूलतः जो पश्तून पॉपुलेशन है, जिन्हें पख्तून या पठान भी कहा जाता है, उसकी एक मेजॉरिटी है और ये जो पश्तून पॉपुलेशन है इसके दो आप कह सकते हैं कि पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक गिलजाई ट्राइब और दूसरी अब्दाली ट्राइब। जो अब्दाली ट्राइब थी बाद में उसे दुर्रानी नाम दे दिया गया और इसी अब्दाली ट्राइब से जुड़े हुए थे अहमद शाह अब्दाली। तो हम बात शुरू करते हैं 1761 से। 1761 से इसलिए क्योंकि 1761 में मराठों को हराकर अहमद शाह अब्दाली जो अफगानिस्तान के इस अब्दाली ट्राइब को प्रेजेंट करते थे या लीड करते थे, उन्होंने मराठों को युद्ध में ऐसा कहा जाता है कि हराया और उसके बाद दिल्ली पर उन्होंने कब्जा कर लिया और हम जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अत्याचार भी उन्होंने किए और अब्दाली का दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा करना एक उनके बड़े विस्तार का हिस्सा था और इस प्रकार से उन्होंने अफगानिस्तान का कई हिस्सों में ईरान की तरफ भी उन्होंने विस्तार किया था। तो अहमद शाह अब्दाली को अफगानिस्तान के लोग जो है फादर ऑफ मॉडर्न अफगान नेशन मानते हैं। तो जो लोग अफगानिस्तान में रुचि रखते हैं उन्हें बात समझनी चाहिए कि अफगानिस्तान की मौजूदा राजनीति और अफगानिस्तान के इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण नामों में से एक अहमद शाह अब्दाली का है। अहमद शाह अब्दाली जो है उन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो कंधार रखी थी। अफगानिस्तान में दो महत्वपूर्ण बहुत शहर हैं आप कह सकते हैं और एक कंधार और एक काबुल राजनीतिक दृष्टि से। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं उससे आपको ये भी पता चलेगा कि क्यों हम ये इनका महत्व कैसे स्थापित हुआ। तो अहमद शाह अब्दाली ने अपनी राजधानी रखी थी जिसे आप कहते हैं कंधार और उनका जो बेटा है तैमूर शाह, ये तैमूरलंग से अलग है। तो ये जो तैमूर शाह था उसने 1772 में कंधार से इस राजधानी को काबुल ले गया। तो इस तरीके से काबुल भी की एक राजनीतिक उपस्थिति दर्ज हुई। 1780 में दुर्रानी जो क्लैन था, जो दुर्रानी परिवार था, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि ये थे तो अब्दाली पर इन्होंने अपना नाम बदल के दुर्रानी कर लिया था। तो ये जो दुर्रानी परिवार था ये इन्होंने सेंट्रल एशिया में जो बुखारा के अमीर थे उसके साथ एक संधि साइन की, एक संधि पर हस्ताक्षर किए जिससे पहली बार एक मॉडर्न आधुनिक अफगानिस्तान की जो सेंट्रल एशिया के साथ बॉर्डर लगता है वो डिफाइन हुआ। तो सेंट्रल एशिया के साथ ये जो बॉर्डर वाली जो संधि हुई उसके अनुसार अमू दरिया जिसे ऑक्सस भी कहा जाता है, ये एक बॉर्डर बन गया अफगानिस्तान का सेंट्रल एशिया की तरफ का। एक तरफ सेंट्रल एशिया था, दूसरी तरफ ब्रिटिश इंडिया था। ब्रिटिश इंडिया के साथ 1893 में सर मोर्टाइमर डूरेंट के साथ उस समय जो भी दुरानी परिवार के किंग थे उन्होंने हस्ताक्षर किए एक समझौते पर और डूरेंट लाइन तय हुई। तो ये डूरेंट लाइन जो है इसने 50% पख्तून पॉपुलेशन को और काफ़ी सारे 40,000 स्क्वायर मील का एरिया ब्रिटिश इंडिया में अफगानिस्तान के हिस्से का कर दिया। और जो आप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस या फाटा जो पाकिस्तान में है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज देखते हैं, सारा पहले अफगानिस्तान का हिस्सा हुआ करता था जो ब्रिटिश इंडिया में आ गया और बाद में जब पाकिस्तान बना तो उसके पास चला गया। तो वहाँ पर ये पख्तून पॉपुलेशन एक बड़ी तादाद में है और वो अफगानिस्तान के साथ बड़े करीब से लिंक्ड है और ये जो बॉर्डर बना हुआ है ये बड़ा पोरस बॉर्डर है, ये सब आपस में एक तरीके से एथनिकली एक ही यूनिट है।
इसीलिए यहाँ पर आप देखते हैं कि ये नॉर्थ बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, फाटा, ये जो सारा एरिया है, इसमें ये हब है पाकिस्तान में टेररिज्म का। यहाँ पे ज़्यादातर ट्रेनिंग कैंप्स चलते हैं, और जो तालिबान की भी पूरी ट्रेनिंग हुई वो इसी एरिया के अंदर हुई। और तालिबान मूलतः पख्तूनों का जो है, एक बड़ी संख्या में जो है पश्तून या पख्तून जो मदरसों में पढ़े पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के मदरसों में पढ़े, तो उनसे ये 1990 के दशक में तालिबान नाम का संगठन बना। बहरहाल, तो ये बॉर्डर डिफाइन हो गया 1893 में ब्रिटिश इंडिया की तरफ, और उधर बॉर्डर डिफाइन हो गया था इससे पहले ही बुखारा के अमीर के साथ जब हस्ताक्षर किए थे 1780। अब अगले 200 साल तक जो है दुर्रानी जो परिवार था उसी ने अफगानिस्तान के ऊपर राज किया। उसी के जो किंग्स थे, उसी के जो शासक थे, जिनको अमीर भी कहा जाता था, वही आते थे और वही राज करते रहे अफगानिस्तान के ऊपर। 200 साल लगभग के बाद आप कह सकते हैं कि दुर्रानी जो डायनेस्टी थी उसका जो आखिरी किंग थे वो थे जहीर शाह। उन्होंने 1933 से लेकर और 1973 तक रूल किया अफगानिस्तान पर, और 1973 में उनके खिलाफ एक बड़ी बगावत हुई, वहाँ पे उन्हें हटा दिया गया। उनको हटाया था उनके ही एक कज़न, उनके ही एक आप कह सकते हैं कि चचेरे भाई, जिनका नाम था सरदार मोहम्मद दाऊद। उनको फौज में से, अफगानिस्तान की फौज के एक हिस्से का समर्थन प्राप्त था। अभी तक अफगानिस्तान को एक मोनार्की, एक किंग रूल्ड स्टेट की तरह, एक अमीर जैसे उनके ऊपर शासन कर रहे थे वो माना जाता था। लेकिन जब ये विद्रोह हुआ और जब जहीर शाह को बतौर अमीर हटा दिया गया, तो रिपब्लिक अफगानिस्तान को एक गणतंत्र डिक्लेयर कर दिया गया, और दाऊद जो उनके कज़न थे, उनके चचेरे भाई थे जिन्होंने उन्हें हटाया था, उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया उसका। और दाऊद ने उस समय इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की शुरुआत हुई थी। उस समय तक अफगानिस्तान के अंदर इस्लामी कट्टरवाद उस तरीके से नहीं था जैसा कि हम आज देखते हैं। और उस समय जब इस्लामी कट्टरवाद होना शुरू हुआ तो दाऊद ने उनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया, और ये सारे तालिबान के जो नेता थे ये भागकर आ गए। तालिबान के नहीं, ये जो सारे इस्लामिक नेता थे जो उस समय इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये सारे भागकर पाकिस्तान आ गए। और पाकिस्तान में इनको उस समय जुल्फिकार अली भुट्टो थे, उन्होंने इनको खूब समर्थन देना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से इस्लामिक कट्टरवाद की शुरुआत अफगानिस्तान में यहाँ से हुई। ये लोग जो आए थे भागकर, इनमें से मैं 2-3 प्रमुख लोगों के नाम आपको बता रहा हूँ, जैसे कुतुबुद्दीन हिकमतयार जो बाद में बड़े मुजाहिदीन नेता बने, बुरहानुद्दीन रब्बानी, अहमद शाह मसूद। दिलचस्प बात यह है कि ये सारे ऐसे लोग थे जिनको अंततः तालिबान के हाथों मात खानी पड़ी। और बहरहाल, लेकिन पहले चरण में यही मुजाहिदीन, जिसको आप कह सकते हैं सबसे बड़े नेता थे, और इन्होंने ही रूस के खिलाफ जंग लड़ी। और जो रूस अफगानिस्तान के अंदर 1979 में आ गया था, अपने सैनिकों को उसने भेजा था, तो उनको वहाँ से हराने में और बाहर निकलने के लिए मजबूर करने में इन्हीं सब नेताओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इसके बाद अप्रैल 1978 में फिर एक जो तख्ता पलट हुआ अफगानिस्तान के अंदर। अब की बार दाऊद, उनके परिवार, प्रेसिडेंशियल गार्ड, उनके जो गार्ड थे, सबको जान से मार दिया गया। और अब वहां पर एक कम्युनिस्ट रेजीम, एक कम्युनिस्ट शासन स्थापित होकर दिया गया। अब इस कम्युनिस्ट शासन जो है, इसके 2 हिस्से थे, एक था खल्क और एक था परचम। ये 2 गुट थे। खल्क का मतलब होता है मासेस, जनता, और परचम का मतलब हम जानते हैं कि फ्लैग यानी झंडा। तो ये 2 गुट बन गए वहां। जो पहले खल्की कम्युनिस्ट प्रेसिडेंट थे उनका नाम था नूर मोहम्मद तारकी, उनका भी मर्डर हो गया था प्रेसिडेंट बनने के बाद। उसके बाद उनको जो उनके गद्दी संभाली, उसके बाद अगले जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट थे वो थे हाफिजुल्लाह अमीन। इनको जो सोवियत स्पेशल फोर्सेस थी उन्होंने 1979 में इनके पैलेस में घुसकर इनको मार दिया। और एक कठपुतली नेता वहां पर बैठा दिया जिनका नाम था बाबरा कमल। ये बाबरा कमाल या बाबरा कमल जिसको आप कहते हैं, बाबरा कमाल ही कहेंगे, ये परचम गुट के नेता थे। और इनको जो है रूस की तरफ से पूरा समर्थन प्राप्त था। इस तरह से अभी तक, जब तक ये घटना नहीं हुई थी, बाबरा कमाल को नहीं बैठाया गया था, तब तक अमेरिका का ध्यान बहुत ज़्यादा, या पश्चिमी यूरोप का ध्यान
बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान की तरफ नहीं था। लेकिन जब ये हो गया और उसके बाद सोवियत फोर्सेस ऑफिशियली अफगानिस्तान के अंदर एंटर हो गई, तब यूरोप और जो यूनाइटेड स्टेट्स है, उसने, अमेरिका है, उसने ध्यान दिया इस तरफ। और इसके बाद जो अफगानिस्तान था वो शीत युद्ध का यानी कोल्ड वॉर का एक सेंटर स्टेज बन गया। एक तरफ अब अमेरिका और पश्चिमी यूरोप था, दूसरी तरफ रूस और कम्युनिस्ट देश थे। और अमेरिका और जो पश्चिमी देश थे उनको अरब जनता का भी समर्थन प्राप्त था, उनको चीन का भी समर्थन प्राप्त था। उन्होंने जिहादियों की एक पूरी फौज तैयार की, जिसका असर हम आज देख रहे हैं। जो बाद में इसी जिहादी फोर्स में से अलकायदा निकला, इन्हीं जिहादियों में से तालिबान निकला। और तो एक तरीके से एक फ्रैंकस्टाइन मॉन्स्टर, एक भस्मासुर खड़ा कर दिया। लेकिन उस समय चूंकि शीत युद्ध चल रहा था रूस और अमेरिका के बीच में, कम्युनिस्ट विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा के बीच में, तो ये अफगानिस्तान उसका एक सेंटर स्टेज बन गया। तो लगभग 15 लाख लोग 1999 तक, 1989 यानी अगले 10-12 साल में लगभग 15 लाख अफगान लोगों की मौत हुई इस जो जंग वहाँ पर चली अलग अलग फैक्शंस के बीच में। और जो शीत युद्ध के कारण जिहादियों और सोवियत रूस की जो फोर्सेस के बीच में जंग चल रही थी, 15 लाख अफगानिस्तान के लोगों ने अपनी जान उसमें गंवाई। अंततः 1999 में जो सोवियत रूस था उसके सैनिकों ने अफगानिस्तान से वापसी कर ली, जैसे आज हम देखते हैं कि अमेरिका वापसी कर रहा है। और इसके बाद ये जब उन्होंने वापसी की तो पहला जो ये मुजाहिदीन नेता थे, इन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर जो है राज करने का प्रयास किया। इनके अलग अलग फैक्शंस थे और किसी के पास 2 प्रांत थे, किसी के पास 4 प्रांत थे, तो खूब आपस में भी संघर्ष चलता रहता था। और अंततः ये जो मुजाहिदीनों की पहली पीढ़ी थी, इसकी जो इंटरनल फाइटिंग थी उससे अफगानिस्तान के लोग भी बड़े परेशान हो गए थे। और उससे जो पाकिस्तान की जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है वो भी परेशान हो रही थी, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि मामला हाथ से निकलता जा रहा है। अंततः हुआ ये कि एक दूसरी फोर्स उस समय खड़ी की गई जिसका नाम था तालिबान। तो ये जो तालिबान था, इसने इन सारे जो अलग अलग फैक्शंस थे जो आपस में लड़ रहे थे, इन सबको ख़त्म कर दिया, इन सबको हरा दिया ये उन्होंने। और उसके बाद कुछ समय के लिए उन्होंने अफगानिस्तान पर शासन किया। कह सकते हैं लगभग 90%, 80 से 90% अफगानिस्तान उनके अधिकार में था। लेकिन वो शासन की वजह से उन्होंने अलकायदा को वहाँ पनाह दी, उसामा बिन लादेन को वहाँ उन्होंने पनाह दी। और उसके नतीजा हमने देखा कि 9/11 यानी कि आतंकवादी हमलों में के रूप में सामने आया। उसके बाद अमेरिका ने वही जिहादी जिनको उन्होंने खड़ा किया था और जिनसे तालिबान निकला था, उसको ख़त्म करने के लिए मित्र देशों के साथ एंट्री ली। लेकिन ये तालिबान कैसे अचानक पिक्चर में आ गया, कैसे खड़ा हो गया अचानक, ये कहाँ से लोग आए थे, इसके बारे में हम अगले वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे कि कैसे तालिबान, क्या है तालिबान, कैसे खड़ा हुआ और किस तरीके से एक फोर्स बना, किस तरीके से ये हारा 2001 के आसपास। इसे लगभग नेस्तनाबूद कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। लेकिन कैसे इसने एक पूरा अपना चक्र चलाया और अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से पर कुछ साल तक शासन किया, और कैसे इस्लामिक कट्टरवाद को फैलाने में तालिबान ने एक अहम भूमिका निभाई। और ये भी बताएंगे आपको अगले वीडियोस में कि उसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान का खात्मा कैसे हुआ और फिर तालिबान कैसे राइज कर रहा है और क्यों राइज कर रहा है और आगे का रोड मैप क्या होगा। तो आज के वीडियो कॉलम में इतना ही। नेशनलिस्ट व्यू को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल नेशनलिस्ट व्यू आपके पास इसी तरीके की जानकारी लेकर आता रहेगा। बेल आइकन अगर आप दबाएंगे तो आपको जो भी नया वीडियो पोस्ट होगा उसकी नोटिफिकेशन भी मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो कॉलम में इतना ही। जल्दी मिलेंगे नेशनलिस्ट व्यू के अगले वीडियो कॉलम में। आप अगर चाहें तो और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.thenationalistview.com पर भी जा सकते हैं। धन्यवाद।